बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हमने अपने प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत को दावत दी है जिनकी वीडियो इंडिया में मिलियन में देखी जा चुकी है, और उनका जो बेसिक मकसद है वो मुसलमानों के लिए जो आवाज उठाना है। उन पे काफी जो मोदी हुकूमत की तरफ से कातलाना हमले भी हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अभी तक महफूज हैं। आज हमने कोशिश की, उनको रिक्वेस्ट भी की कि आज हमारे प्रोग्राम में आप पार्टिसिपेट करें। हमारे साथ आज अहमद रिजवी साहबा हैं। बहुत शुक्रिया अहमद साहबा प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी शान हिंदुस्तान और मेरा संविधान मेरी जान। जी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है CNN पाकिस्तान, इसको सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अहमद साहब, सबसे पहले आपकी हालात जिंदगी के हवाले से जरा हम हमारे जो नाज़रीन आप जानना चाहेंगे, आप अपने जरा हालात जिंदगी के हवाले से मुख्तसरन जरा बताइएगा हमारे नाज़रीन को। मैं अमन रिजवी हूँ और एक फ्रीडम फाइटर की बेटी हूँ, और कोई इतनी मतलब खास नहीं था, लेकिन भारत के लिए मैं मुस्तकिल आवाज बुलंद करती रही। मैं मुसलमानों की आवाज नहीं हूँ, मैं भारत में हर उस तबके की आवाज हूँ जिस पे यहाँ जुल्म होता है। खासकर मैं दलित तबके की बहुत ज्यादा आवाज हूँ, मैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हूँ और शुरू से करती आई हूँ। इवन अगर अभी भी आप देखें, मेरी टोटल वीडियोज हैं, मेरी टोटल इंटरव्यूज हैं, मैं ज्यादातर दलित समाज के चैनलों को देती हूँ। मुस्लिम समाज के चैनल पे मेरे इंटरव्यू बिल्कुल नथिंग, बिल्कुल बहुत कम है, माइनर है, एक आधी है। तो मैं पूरे समाज को साथ लेके चलना चाहती हूँ, पूरे समाज को यूनाइटेड करना चाहती हूँ इस हुकूमत के खिलाफ, जो ये हुकूमत हमारे साथ उल्टी सीधी पॉलिसियां लाके हमें बर्बाद कर रही है। अच्छा, जो कि आपका हमने देखा कि पिछले दिनों भारत में जो कि शरीयत बिल के हवाले से, मुसलमानों के हवाले से, उसमें भी आपने बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। तो चूंकि आप, लेकिन दूसरी तरफ देखें कि जिस तरह कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनके साथ ज्यादती की जा रही है मोदी हुकूमत की तरफ से, आप क्या समझती हैं ये हालात किस तरफ जा रहे हैं? अगर देखें भाई, अगर देखें कश्मीर के हालात को, आप देखें कश्मीर पे हमेशा से जुल्म रहा है, और उसके पीछे 101% नहीं, आरएसएस का हाथ है, 101% उन्हें श्योरिटी है। और आरएसएस जो है भारत में 95 साल से काम कर रही है, इसी बात पे वर्कआउट कर रही है कि यहाँ से दलितों का किस तरह खात्मा करा जाए, मुसलमानों का किस तरह खात्मा करा जाए। दलितों को तो वो इजी टारगेट समझती है, दलितों को तो उसको पता है गुलाम बना के रखना है, मनुवाद लेकर आना, मनुस्मृति लेकर आना है। लेकिन मुसलमानों को किस तरह करें? मुसलमान तो थोड़े वेल एजुकेटेड भी होते हैं, वेल एजुकेटेड भी होते हैं मुसलमान, और मुसलमान रॉयल भी होते हैं। तो कश्मीर के मुसलमान भारत के मुसलमानों में सबसे ज्यादा रॉयल पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा इनके बिजनेस वगैरह हैं। तो हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा करते रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमारी मिलिट्री खराब है, हमारी फौज खराब है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपनी मिलिट्री पे, अपनी फौज पे पूरा भरोसा है। लेकिन उस फौज में ये जितने भी हुकूमत में जब भी बीजेपी सरकार आती है, तो अपने कारिंदे यानी भगवा आतंकवादी को घुसा देती है, जाफरानी आतंकवादी को उनमें घुसाकर फिर ये उन पे जुल्म करवाती है कश्मीरियों पे। अगर आप देखें कि 4-5-6 महीने पहले इन्होंने दफा 370 हटाई थी, और ये कहकर हटाई थी कि कश्मीर में जो आतंकवाद है हम उसको खत्म कर देंगे। लेकिन उसके बाद इन्होंने आतंकवाद तो खत्म करा नहीं करा वो बात अलग है, लेकिन इन्होंने क्या करा, कश्मीरियों पे कश्मीरियों की जिंदगी तंग कर दी। वहां से इंटरनेट बंद कर दिया, उनकी आवाज बंद कर दी, वहां पर सब कुछ बंद कर दिया गया। और बंद करने के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। जितने भी वहां पॉलिटिशियन लीडर थे, जिनकी हुकूमत थी, सब उन सबको पकड़ पकड़ के जेलों में भर दिया गया। और फिर कहा कि सब चंगा सी है। और यहाँ के बीजेपी के नेता इतने मतलब अकल से गिरे हुए, और इतने मतलब मोरालिटी नहीं है उनके अंदर। वो क्या बोलते हैं, हम कश्मीरी लड़कियों से ज्यादा की शादियां खरीद करेंगे, वहां प्लाट खरीदेंगे। अब अगर आप किसी का मतलब पूरा, अब इस वक्त कश्मीर का ये हाल है कि अभी कुछ दिन से रिसेंटली वहां पर डेटा दिया जा रहा है, वो भी 2G, ताकि वो आवाज ना उठा सके, कोई वीडियो ना बना सके। और आलम ये है कि अब लगातार ये चल रहा है कि अभी भी फ्रांस के न्यूज़पेपर ने न्यूज ब्रेक करी है कि कश्मीर में 4000 से ज्यादा नौजवानों को जेलों में भरा गया, मासूम नौजवानों को। और वहां पर राशन खत्म हो चुका है, सिलेंडर खत्म हो चुका है। लेकिन ये हुकूमत कुछ नहीं दिखा रही, क्योंकि आपने कम्युनिकेशन बंद कर रखा है, दिखाएंगे कैसे? तो सारी की सारी इन्होंने अपनी जो आरएसएस के लोग हैं उनको वर्दी पहनाकर उतार रखा है, और वो वहां पर मुसलमान लड़कियों को उठाकर उनका रेप कर रहे हैं, घरों को जला रहे हैं, मुस्लिम नौजवानों को, इवन बच्चों तक को गोलियों से भूना जा रहा है। लेकिन आवाज कौन दिखाए? स्ट्रीम मीडिया तो हमारा नहीं है, कुछ यूट्यूबर हैं, तो वो भी कैसे जाएं? जब कर्फ्यू तो वो भी नहीं जा सकते। तो इस वक्त कश्मीर के हालात जितने बुरे थे ना, एनआरसी आने के बाद, एनपीआर आने के बाद, और ये एनआरसी आने के बाद, सीए आने के बाद, पूरे भारत के हालात
इन्होंने कश्मीर जैसे कर दिए, क्योंकि इन्होंने एकदम से कहा सीए लेकर आ गए एकदम से। अब सीए का मतलब लोगों को पता भी नहीं था कि सीए इन्होंने लाए क्या है। जब तक समझ में आया तो ऐसे लगा कि तो बहुत बुरा हो गया हमारे साथ, इन्होंने एक्ट पास कर दिया, लेकिन अभी नोटिफाई नहीं हुआ। एक्ट पास हो चुका है लेकिन नोटिफाई नहीं हुआ। तो उसमें इन्होंने ये कहा कि भारत में सिर्फ 6 मजहबों को भारत में रहने की आजादी होगी, लेकिन मुसलमानों को नहीं होगी। तो मुसलमानों को पेपर दिखाने होंगे। पेपर कौन से मांग रहे हैं? ये कह रहे हैं कि 1970 से पहले कि आप यहाँ पर पेपर दिखाएं कि आप 1970 से पहले भारतीय थे। तो 1970 से पहले के पेपर कौन लाएगा, कहां से आएंगे? और एक बात इनकी चालाकी देखिए, ये मुसलमानों से नहीं मांग रहे पेपर, ये पूरे भारत से ही मांग रहे हैं। अगर आपको मुसलमानों से मांगना है तो आप 35 करोड़ से मांगिए, 37 करोड़ से मांगिए ना, आप पूरे भारत से क्यों मांग रहे हैं? तो ये इनका बड़ा लंबा गेम प्लान था। इन्होंने सोचा था सन 2016 में जब ये आए हैं, सन 2019 में जब ये आए हैं, तो उसके बाद भारत में इलेक्शन ना हो। अब जो इलेक्शन हो तो वो इन्हीं के हो, इन्हीं के पक्ष में हो। तो ये पूरा का पूरा 95 करोड़ जो भारतीय उनको वोटर बैंक से बाहर करने की साजिश है। क्योंकि ये पेपर देखने को कहेंगे, सब पे डी का ठप्पा लगा देंगे, डी फॉर डाउटफुल, और जिस पे डाउटफुल लगाएंगे फिर वो भारतीय रहेगा नहीं। तो फिर हम कहाँ से अपनी मतलब वो साबित करेंगे कि हम सिटीजन हैं? और जिस जिस चीज के लिए हमें कह रहे हैं उसी वोट से हमने इनको चुना था। तो फिर अगर हम भारतीय नहीं थे तो फिर आपने हमारा वोट क्यों लिया था? आपने आधार कार्ड क्यों बनाया था? और इतने चालाक हैं, कह रहे हैं आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो जब आधार कार्ड हमारी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, तो आप अगर हम फ्रिज खरीदने जाते हैं तो आप आधार कार्ड मांगते हैं, हम टीवी खरीदने जाते हैं, मोबाइल खरीदने, इवन कुछ भी चीज खरीदने जाएं, हम अगर कोई फंक्शन भी करें ना मैरिज हॉल में, तो वहां भी हमें अपना आधार कार्ड सबमिट करना होता है। एयर टिकट के लिए, रेलवे टिकट के लिए, बस टिकट के, हर जगह हमें आधार कार्ड सबमिट करना पड़ता है। और उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड भी वेरीफाई नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी वेरीफाई नहीं है, वोटर आईडी भी वेरीफाई नहीं है, यानी सारी जो हमारे पास आईडी है उसको ये कह रहे हैं मानी नहीं जाएगी। तो ये अगर आप हमारे साथ इतना जुल्म करेंगे तो क्या करेंगे? हम प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट करने का इख्तियार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, हर मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। और कोई भी मुल्क अगर हो तो वहां की जो पब्लिक है वो हुकूमत के खिलाफ नहीं होती भाई, वो वहां की पॉलिसीज के खिलाफ होती है। तो फिर ये हुआ कि यहाँ पर औरतें बैठनी शुरू हो गई। पहले शाहीन बाग पर बैठी, जामिया से, कॉलेज से प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ पुलिस ने कातिलाना हमला करा, कई स्टूडेंट्स को मार दिया। 3 दिन तक यहाँ पर ये ड्रामे चलते रहे पुलिस के, और यहाँ पर मारपीट चलती रही। फिर जब औरतों को पता चला, लोग अवेयर हुए कि आखिर है क्या, तो ये प्रोटेस्ट फिर शाहीन बाग में जाकर बैठ गया। शाहीन बाग में बैठना था, उसके बाद तो फिर हर 2 किलोमीटर पे बैठना शुरू हो गया, और पूरे हिंदुस्तान में 350 प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। और उन सब प्रोटेस्ट की एक खास बात थी कि वहां सब संविधान लेके बैठे थे, महात्मा गांधी की तस्वीरें लेके बैठे थे, हम अपने जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं उनके लेके, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे सारी तस्वीरें उनकी लगा रखी थी। और ये कितने चालाक है, ये कहते हैं कि जितने शाहीन बाग में वो आतंकवादी बैठे थे। जब दिल्ली में इलेक्शन था, जब केजरीवाल दोबारा आया, दिल्ली के इलेक्शन थे, तो ये जो हमारा होम मिनिस्टर है अमित शाह, ये बाबरपुर में जाकर बोलता है कि बाबरपुर में ऐसा करंट दबाओ कि करंट शाहीन बाग तक जाए, ऐसा बटन दबाओ बाबरपुर में कि करंट शाहीन बाग तक जाए। यानी कि इन्होंने पूरा का पूरा, इन्होंने सबक सिखाने के लिए, दिल्ली में दंगे करने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए पूरा का पूरा प्लान करा, और फिर इन्होंने दिल्ली में दंगे भड़काए। 23 फरवरी से लेके 26-27 फरवरी तक दिल्ली में इतनी खुली छूट दे दी गई। 3 दिन तक जो पुलिस वाले थे, आर्मी वाले थे, डायरेक्ट गोलियां मार रहे थे, और 5000 से ज्यादा मुसलमानों के घर जला दिए गए, 4-5 मस्जिदें शहीद कर दी गई, मस्जिद के इमामों को नंगा करके, मतलब जय श्री राम का नारा लगाते उनको घसीटते हुए उनकी बेहरमती करते जा रहे थे, मस्जिदों में शराब पी रहे थे, कलाम पाक को जला रहे थे, और ये वीडियो वायरल हो रही थी। तो ये वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो भी ये आरएसएस वाले ही बना रहे थे। तो सोशल मीडिया पे सारी वायरल हुई, और इन्होंने हजारों मुसलमान मारा। ये डेटा दे रहे हैं 50 नहीं है, अगर यूट्यूब पे जाकर या फेसबुक पे जाकर या सोशल मीडिया पे जाकर हम उन वीडियो में से उन लाशों को भी गिनेंगे तो कई सौ का आंकड़ा पार कर जाती हैं। और दंगा भड़काने के लिए जो जिम्मेदार थे, कौन थे? वो कपिल मिश्रा था जो बीजेपी में है, उसने कहा मारो काटो। और एक रागनी तिवारी है, उसने कहा मुल्लाओं को काटो, मुल्लाओं को ये करो। पूरे दिल्ली में दंगे होने शुरू हो गए थे। और उसके बाद इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन के बाद इन्होंने क्या करा भाई, कि जिन लोगों के मकान जले थे, जिन लोगों की प्रॉपर्टी जली थी, उन्हीं लोगों को ये पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहे हैं कि ये मास्टरमाइंड थे दिल्ली दंगों के। और जामिया के स्टूडेंट्स को, जेएनयू के स्टूडेंट को भी जेलों में भर दिया गया कि तुम मास्टरमाइंड थे दिल्ली दंगों के।
अच्छा, एक तरफ कश्मीर की इतनी सिचुएशन खराब है, भारत के अंदर इतनी सिचुएशन खराब है, दूसरी तरफ मोदी साहब ने चाइना के साथ टक्कर ली, और उस जिसके नतीजे में हमने पूरी दुनिया ने देखा जिस तरह जो इंडियन फौजी मारे गए। तो सवाल ये यहाँ पे उठता है कि अगर मोदी जो गवर्नमेंट है बदला ले, फिर भी वो वहां पे उसके लिए टेंशन क्रिएट होती है। अगर बदला नहीं लेती फिर भी उनकी जो आवाम है उनके लिए मोदी साहब को एक बड़ा सख्त चैलेंज वो दरपेश है। तो आप क्या समझती हैं, मोदी हुकूमत जो है वो क्या चाहती है? भाई मोदी सरकार तो हर फ्रंट पे नाकाम रही है। जब से ये 6 साल से सत्ता में है, ये सिर्फ गाय गोबर मूत्र मंदिर मस्जिद हिंदू यही कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन ये जितने भी इनके भक्त हैं, ये जितने भी जाफरानी आतंकवादी हैं, ये इनको प्रमोट करते हैं भगवान बना बना के। ये आईटी सेल है, सारे का सारा ही मीडिया पे लगा हुआ है, फेसबुक पे लगा हुआ है, यूट्यूब पे लगा हुआ है। मतलब आपको गालियां देने शुरू कर देंगे, आपके चैनलों पे भी हैं। अब एक बात देखिए, मतलब लद्दाख पे कश्मीर 2 महीने से बैठा हुआ है, और मैं 2 महीने से चिल्ला रही हूँ इंटरनेशनल न्यूज सुन सुन के देखो हो रहा है। तो ये फिर भी कह जा रहे हैं हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई, हमारी 1 इंच जमीन नहीं गई। पूरा लद्दाख पे कब्जा कर लिया, पूरी गलवाहल वैली चली गई, फिंगर 8 764 सब चली गई। लेकिन कह जा रहे नहीं। उसके बाद चाइना ने हमारे 20 फौजियों को शहीद कर दिया। तो इनका स्ट्रीम मीडिया, यानी हम उसको अपना स्ट्रीम मीडिया नहीं मानते। हमारा स्ट्रीम मीडिया है ही नहीं, हम तो यूट्यूबर वाले हैं, यूट्यूब पे सच दिखाते हैं। तो ये मोदी का स्ट्रीम मीडिया, जो भगवा आतंकवादी स्ट्रीम मीडिया, क्या कहता है कि इसमें हमारे प्रधानमंत्री की कोई गलती नहीं है, वो फौजियों की गलती है, वो सही से नहीं चले। तो यानी कि हमारे फौजियों को रात को नींद में चलने की आदत है कि वो चाइना चले गए थे, और उनको गोलियों से नहीं मारा गया, उनको फट्टे थे लकड़ियों के, उनमें कीले थे, उनसे मारा गया। तो 20 से ज्यादा शहीद हुए थे बिहार की रेजिडेंस के लोग, और हमारे मोदी यही कहते रहे कोई नहीं मरा। और 20 दिन बाद ये मोदी जी जो है ना, चला मुरारी हीरो बनने, जेम्स बॉन्ड बन के लेह का दौरा करने जाते हैं, और लेह पे जाके पूरा ऐसा सेटअप लगाते हैं और मुख्य लहरा लहरा के बात करते हैं। लेकिन चा का नाम चीन नहीं बोलते, यही नहीं कहते चीन तूने हमारे साथ क्या करा। नेपाल को नहीं कहते, नेपाल ने हमारी इतनी सारी जमीनें घेर ली और नक्शा पास करा दिया। इवन वो बिहार तक को कह रहा है कि हमारा है, लेकिन नेपाल को भी नहीं बोल रहा है कुछ। भूटान ने हमारा पानी बंद कर दिया, भूटान को कुछ नहीं बोल रहा है। बांग्लादेश को कुछ नहीं बोल रहा है, बांग्लादेश सारे के सारे चाइना की तरफ चले गए, कुछ नहीं बोला, बस मुक्के लहराते रहे। उसके बाद इन्होंने क्या करा, ये एक सेटअप सा लगाते हैं, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी थी। की क्या कहानी है, फर्जी हॉस्पिटल जो लद्दाख में बनाया गया? हाँ, सारा का सारा इन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया फर्जी, मुन्ना भाई एमबीबीएस जैसा। उसमें चले जाते, सारे नकली पेशेंट बिठा दिए, एक्टर पैसे ले लेके बिठा दिए। उनके किसी के बैंडेज नहीं, सलाइन स्टैंड नहीं, मेडिसिन नहीं, नर्स नहीं, डॉक्टर नहीं। और वहां हमारे जो ये मोदी साहब हैं, वो माइक लेके, बताइए अस्पताल में कोई माइक लेके बोलता है मरीजों के पास? जब 10-20 मरीज हैं, मैं आपसे बोले, मैं माइक लेके बोल रही हूँ, तो 10-20 मरीज आप वहां पे चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, आप मरीजों को बावला बना रहे थे। मतलब ड्रामे देखिए हर जगह, ज्ञानी हमारा प्राइम मिनिस्टर ज्ञान बांटने खड़ा हो जाता है। मतलब वहां पर आप माइक लेके क्यों बोल रहे थे? अगर वो एक हॉल भी था, आप वैसे भी बोलते, वो सुन लेते। और बाकायदा लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, यानी नर्स वहां पर नहीं है, डॉक्टर वहां पर नहीं है, सारे पेशेंट बैठे हुए हैं। और वो वही अस्पताल था जहां महेंद्र सिंह धोनी, जो भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन है, वहां पर पकोड़े वकोड़े खाते हुए नजर आए थे। यानी उसी में जाके इन्होंने सेटअप बना लिया। मतलब आपको जाना था, आप जाते, ले से वापस आ ले, आपको ये ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? पूरे इंटरनेशनल न्यूज में इन्होंने हमें बदनाम कर दिया, भारत की भत पिटवा दी, हमारे पे सब तरफ से थू थू हो रही कि देखो तुम्हारा प्रधानमंत्री ऐसा है। तो जब किसी मुल्क का प्रधानमंत्री ऐसा होता है, पीएम ऐसा होता है, तो हमारे पे भी बात आती है, वहां की पब्लिक पे भी बात आती है कि तुम कितनी झूठी होंगी, तुम्हारा प्रधानमंत्री ऐसा है तो तुम कितने झूठे मक्कार होंगे। अच्छा, ये सारे जिस तरह मैंने आपको गिनवाया कि कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है, भारत के अंदर जो सिचुएशन चल रही है मुसलमानों के साथ, फिर लद्दाख में देखा कि किस तरह की मोदी सरकार को नाकामी हुई वहां पे। तो एक और बड़ा इशू जो इंटरनेशनल मीडिया में कवर किया, पाकिस्तानी मीडिया ने भी कवर किया, डॉक्टर कफील साहब के हवाले से, ये क्या मसला है? ये डॉक्टर कफील साहब यूपी में डॉक्टर थे, और 2-3 साल पहले की बात है कि यूपी गवर्नमेंट ने सरकारी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बंद करवा दिया था। बंद करवाने के उसमें जो थे, उसमें 90 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे, कुछ एडल्ट बच्चे भी थे, वो मारे गए थे। डॉक्टर कफील उस अस्पताल में सरकारी डॉक्टर थे। तो पहले तो इसी मीडिया ने उनको हीरो बनाकर पेश करा कि देखो डॉक्टर कफील ने बचाया बच्चों को, एकदम ये आए थे इन्होंने बचाने। उसके बाद योगी जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, मीडिया जो ये जो मोदी है, इन्होंने कहा नहीं, डॉक्टर कफील को विलन बनाना है। तो ये सारा मीडिया इनके पीछे विलन बन के लग गया, और टोटल ठीकरा जो है वो
डॉक्टर कफील पे फोड़ दिया कि नहीं डॉक्टर कफील की गलती है। अब आलम ये है जो ऑक्सीजन सप्लायर था उसको भी इन्होंने जेल में डाल रखा है, और फिर ये कहना है कि नहीं वो बच्चे ऑक्सीजन बंद होने से नहीं मरे। अगर वो ऑक्सीजन बंद होने से नहीं मरे तो डॉक्टर कफील क्यों जेल में है? इसके बाद बड़ी मुश्किल से डॉक्टर कफील बाहर आते हैं। तो जब ये एनआरसी का चल रहा था तो वो अलीगढ़ गए थे और उन्होंने एक सिंपली स्पीच दी थी कि हाँ भाई ये कानून जो है गलत है, मुसलमानों के लिए जुल्म हो रहा है। इन्होंने क्या करा, यूपी सरकार ने क्या करा, उसी स्पीच को आधार बनाकर उनको फिर जेल में डाल दिया और उनपे एनएसए लगा दिया। यानी अगर कोई बंदा बोलेगा एनएसए लगा दिया उसके ऊपर। और इनके जो मंत्री हैं सारे के सारे देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उनको Z+ सिक्योरिटी, ये जो इनकी रागनी तिवारी है उसने कहा मुल्लाओं को काटो, मुल्लाओं को ये करो, तो पूरे दिल्ली में 10,000 मुसलमान मर गए, उसको Y+ सिक्योरिटी। अमित ये जो इनका कपिल मिश्रा है उसने पुलिस वालों के सामने धमकी दी कि सारे मुसलमानों को मैं मारूंगा तुम कुछ करोगे, उसको Z+ सिक्योरिटी। मतलब यूपी में एक हादसा होता है, एक सिंगर है कानपुर का, उसने एक दलित समाज के 20 एक ही खानदान के 20 लोगों को कत्ल कर दिया। एक नाबालिग लड़की से रेप करता रहा, लगातार रेप करता रहा। जब उसका बाप FIR कराने गया तो यूपी पुलिस ने थाने में उसके बाप को मार दिया पीट पीट कर, और फिर उस लड़की के साथ लगातार रेप करते रहे। मतलब रेप करते करते वो लड़की बालिग हो गई, 16 साल से 18 साल की हो गई, और फिर उस लड़की का इतनी जिंदगी हराम कर दी कि मजबूरी में उस लड़की ने केस करा। जब केस करा तो केस करने का उसको इतना बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा कि उसकी माँ को मार दिया गया, उस लड़की को मार दिया गया, उसके वकील को मार दिया गया, उसकी फुफियों को मार दिया गया, उसकी सारी खालाओं को मार दिया, पूरा खानदान बर्बाद कर दिया दलितों का। और क्या करा अभी, उसको क्लीन चिट दे दी, उसको आजाद कर दिया। मतलब कितना टेरर है कि पूरा का पूरा बर्बाद कर रखा है। और अभी एनआरसी और सीए पे जितने हम बैठे हुए थे, 10,000 मुसलमानों को इन्होंने जेलों में भर रखा है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, चाहे कहीं पे भी हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम कह रहे थे हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने निकले हैं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हम भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं, तो ये हमारे पे UAPA लगा देते हैं, हमारे पे NSA लगा देते हैं। लेकिन इनके ही नेता रेप करते हैं। चिन्मयानंद है, मेडिकल कॉलेज चलाता है भाई, उसका ये हाल था कि रोजाना 5-6 लड़कियों को अपने ही कॉलेज की रेप करता था। एक लड़की ने बड़ी हिम्मत करके चश्मे में कैमरा लगाया और उसको दिखाया, पूरा वो न्यूड उसने दिखाया क्या हो रहा है। हासिल क्या हुआ, चिन्मयानंद आजाद फिर रहा है, वो लड़की जेल में डाल दी, उसे मारा काटा नहीं पता, वो लड़की को जेल में डाल दिया। अभी ये विकास दुबे को देखिए आप, विकास दुबे यूपी का एक आतंकवादी था। ये मामला जो विकास दुबे का जो मामला है, ये भी बड़ा इंडिया समेत इंटरनेशनल जो मीडिया है कवर कर रहा है। इसका क्या मामला, ये भी हमारे नाज़रीन को बताइएगा। ये RSS का आदमी था, बहुत बड़ा बीजेपी का ही नेता था, और इसने 2002 में बीजेपी के नेता को जेल में घुस के, मतलब थाने में घुस के गोली मारी थी। तो तब तो इन्होंने बैक में इसको गोली नहीं मारी थी, जब वो मार के जा रहा था तो गोली मारनी बनती थी। जब आप किसी नेता को थाने में घुस के गोली मारा तो जिंदा कैसे चले गए? यानी आपके ऊपर किसी की शरण है, किसी का साया है, ये चला गया। उसके बाद ये इसने यूपी में सबसे बड़ा आतंकवादी था, ये वहां का लैंड माफिया था। जो भी लड़की दलित गरीब मुसलमान अच्छी लगती थी उठा के ले जाते थे, रेप करते थे, किसी भी गरीब की जमीनें छीन लेते थे, और 60 से ज्यादा इस पे मुकदमे थे। और इन्होंने इस पे इनाम कितना रखा था, मात्र 50,000। मुसलमान होता तो 20 लाख 25 लाख, और इस पे मात्र 50,000। अब इन्होंने कुछ पुलिस वाले इसको एनकाउंटर करने जा रहे थे अभी 10 दिन पहले। अब इन्होंने हुकूमत नहीं, इन्हीं की बीजेपी की हुकूमत नहीं, उसको बता दिया तेरा एनकाउंटर होने आ रहा है, उसको AK-47 दे दी। AK-47 किसके पास होती है, नॉर्मल बंदे के पास होती है क्या? उसके पास थी। उसने 10 पुलिस वालों को मार दिया, 10 पुलिस वाले शहीद हो गए एट ए टाइम, और 7 पुलिस वाले अभी भी मरने की कगार पर हैं। और आराम से वो उन पुलिस वालों के असला लूट के भाग गया। और इनका उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो सील कर दी गई, बॉर्डर सील कर दिए गए। लेकिन उसके बावजूद ये दूसरी स्टेट में पहुंच गया, हरियाणा पहुंच गया। उसके बाद ये तीसरी स्टेट पहुंच गया, कहां पर, मध्य प्रदेश, जहां पर बीजेपी की हुकूमत है। और वहां पर जाकर उसने परसों जो है सरेंडर करा, मंदिर में जाके सरेंडर करा, महाकाल का मंदिर था, वहां जाके सरेंडर करा। अब एक बात बताइए, अगर वो सरेंडर कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि मतलब वो सरेंडर कर रहा है, वो पुलिस वालों पे हमला नहीं करेगा ना, कर रहा है। अब जैसे उसने सरेंडर करा तो जैसे उसको लेकर जा रहे थे तो उसके पास इनके बीजेपी वालों के, RSS वालों के बड़े काले चिट्टे थे। इन्होंने क्या करा, मीडिया उसके पीछे पीछे चल रहा था जब सरेंडर करा, वहां से मध्य प्रदेश से कानपुर पे आते आते मीडिया को रोक दिया गया, और रोकने के बाद उसको आगे ले जाके उसको मार दिया। और कह रहे हैं भाग रहा था। आप खुद बताइए, भागने वाला इंसान रिवर्स मूड में भागता है, मुंह आगे करके भागेगा कि पीछे करके उसके सीने में गोलियां लगी हुई हैं, पीठ पे एक गोली नहीं लगी हुई, यानी उसको मार दिया गया। और इतनी सारी गाड़ियां चल रही थी, सिर्फ उसकी गाड़ी पलटी हुई थी। तो अभी तक बीजेपी सरकार कम से कम इलीगल 5,000 एनकाउंटर कर चुकी, सारे के सारे फेक करें, चाहे वो इशरत जहां का हो, जो हमारे इसने, हमारा जो ये होम मिनिस्टर है,
अमित शाह इसने करा था, इशरत जहां का बहुत फेम रहा ये, इशरत जहां का करा, इसकी वजह से इसको तड़ी पार कह दिया गया था, इसको वहां से निकाल दिया गया था गुजरात से। सारे फेक एनकाउंटर करते हैं और फिर ड्रामे होते हैं। अब जब इसका विकास दुबे का एनकाउंटर हो गया तो ये हमारा स्ट्रीम मीडिया जिसने पुलिस वालों के लिए कुछ न्यूज नहीं चलाई थी कि पुलिस वाले मारे गए, लेकिन जैसे ही विकास दुबे का एनकाउंटर होता है तो कल से मीडिया पागल हुआ है, चिल्ला रहा है, क्योंकि विकास दुबे ब्राह्मण था। आप भी जानते हैं ब्राह्मणों की स्थिति भारत में क्या है, इन्हीं के हाथ में टोटल पावर है, ये ड्रामे कर रहे हैं। तो ये चिल्ला रहा है पूरा मीडिया कि ब्राह्मण को मार दिया, ये कर दिया, और कह रहे हैं कि क्या नाम है, मौलाना साद का एनकाउंटर कब होगा। मौलाना साद को आप जानते होंगे, तबलीगी जमात के जो थे, तबलीगी जमात को जिन्होंने ड्रामा करा था। और एक ताहिर था, ताहिर मुस्तफाबाद में था जब ये दिल्ली दंगे हुए थे, तो ताहिर नाम का एक काउंसलर था, उसके घर में बलवायु आए थे और उसको मतलब पूरा का पूरा उसका घर बर्बाद कर दिया था। तो वो वीडियो बना बना के दिखा रहा, तो देखो ऐसा हुआ। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने आरएसएस वालों ने कहा कि नहीं, ताहिर ने एक हिंदू लड़के को मरवाया, जबकि मारा इन्होंने खुद मारा इन्होंने। उसके घर वाले कह रहे हैं कि मेरे भाई को उसने मारा जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। पूरा इंटरनेशनल न्यूज चली, लेकिन 3 दिन बाद ये हमारा जो ये आतंकवादी आईटी सेल मीडिया पहुंचता है, ये कहता है नहीं, तुम्हें ये नहीं बोलना, तुम्हें ये बोलना है कि ताहिर ने मारा। और ये आप पार्टी जो ये जो दिल्ली का सीएम है केजरीवाल, इसने मिनटों की चौथाई में उसको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन इसको तो बाहर नहीं करा, कपिल मिश्रा भी इसकी पार्टी का था, इसको तो बाहर नहीं करा था। तो ये सारे फर्जीवाड़े चल रहे हैं, मतलब टोटल का टोटल मुसलमानों के लिए चल रहा है। अब वही रागनी तिवारी ट्वीट करके कहती है कि मारो या मरो, मुल्लाओं को काट दो, भारत में मुसलमानों को मारो। तो ये हाल है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, दलित और मुसलमान, तो हमें मारा जा रहा है। भारत में मुसलमान और दलित दोनों पिट रहे हैं, सरदार भी पिट रहे हैं। 84 में कौन पिटा था, सरदार पिटे थे, नहीं पिटे थे। अब मुसलमान पिट रहे हैं। कभी मुजफ्फरनगर दंगे होते हैं, कभी ये दंगे होते हैं, कभी वो दंगे होते हैं। बाबरी मस्जिद, कभी आपको पता होगा, मस्जिद हमारी शहीद हुई थी और पूरे हिंदुस्तान में दंगे कर दिए गए थे। दिल्ली में कई हजार मुसलमान मरे थे। तो ये तो मुसलमानों को हमेशा से टारगेट करते चले हैं। अब तो वो वाली बात है कि अब थोड़ा अवेयर हो गए हैं मुसलमान और दलित, क्योंकि अब इन्हें बिलों से ही बाहर कर दिया है। अब तो इन्होंने कह दिया है कि तुम भारतीय हो ही नहीं, मतलब कह रहे पाकिस्तान से आएंगे, नेपाल से आएंगे, वहां से आएंगे, लेकिन जो भारतीय मुसलमान है वो भारतीय नहीं होगा। आसाम से इन्होंने ये एनआरसी शुरू करी थी, और फखरुद्दीन साहब, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फखरुद्दीन साहब भारत के प्रेसिडेंट जो थे, उनके जो पोते होते हैं उनको भी कह दिया भाई भाई तुम जाओ, तुम पाकिस्तान, तुम हिंदुस्तानी हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम बांग्लादेशी हो। तो मतलब कितना जाहिल हो, तुम्हें यही नहीं पता कि अगर कोई घुसपैठिया था तो प्रेसिडेंट कैसे बन गया था फिर वो। और हम अगर घुसपैठिया है तो फिर हमने वोट क्यों दिया तुम्हें। और अगर हम घुसपैठिया हैं, पाकिस्तान से है, यहाँ से है, तो हमारी फौजें क्या कर रही हैं। आप हमारी फौज पे सवाल कर रहे हैं, हमारी फौज की सरहद पे सही से काम नहीं कर रही है। हम उसको कह रहे हैं साइड में हो जाए, हम अंदर जाएं, भारत में जाएं। तो सारे बेवकूफ हैं, ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र का ड्रामा कर रहे हैं, जबकि भारत में हिंदू राष्ट्र ही है। यहाँ का पीएम हिंदू है, यहाँ के सारे सीएम हिंदू हैं, यहाँ के टोटल गवर्नर हिंदू हैं, एक को छोड़ के, वो आरएसएस का है, आरिफ मोहम्मद खान केरला का, वो भी मुसलमान नहीं है, वो आरएसएस का है, सिर्फ नाम मात्र है उसका आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर फौज में 98% हिंदू हैं, यहाँ पर पुलिस में 98% हिंदू हैं। तो आप कौन सी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप ये कहीं ना ब्राह्मण राष्ट्र लाएंगे, और दलितों पे इतना जुल्म करते हैं आप। दलितों को तो हिंदू मानते नहीं है, दलित आज भी इनके मंदिरों में नहीं जा सकता है, आज भी उसके साथ खाना बैठ के नहीं खाते हैं, उसको बिल्कुल बिल्कुल कुत्ते जैसी वैल्यू है दलितों की भारत में। तो ये चाहते हैं कि भारत में मुसलमानों की भी वही इज्जत हो जाए जो दलितों की कर रखी है। में रोती नजर आ रही हैं, वो क्या मामला था। कि वो भाई एक ऐसा मामला था कि मैं दलितों की आवाज हूँ। तो यहाँ भारत में एक ईमान फरोश है, इमरान प्रतापगढ़ी, शायर कहता है, और अपना जो मुशायरे नुमा मुजरे पढ़ता है 2-2 लाख लेता है। तो मेरी वीडियो जो है वो लोकतंत्र नाम का टीवी उस पर पढ़ती है, उसका मालिक देव चौधरी है। तो देव चौधरी को लगातार रमजान से 1 महीने पहले मारने की धमकियां मिल रही थी कि अमन रिजवी का एड्रेस दे, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। उसके बाद कुछ ऐसा होता है, धमकियों के बीच में इमरान प्रतापगढ़ी आके स्ट्राइक मार देता है, इलीगल स्ट्राइक मार देता है। कहता है कि तूने मेरी गजल लगाई। एक लड़के ने गजल पढ़ी होती है जिसमें 2 शेर इसके होते हैं, बस 2 शेर, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, 2 शेर बाद में इसके पड़े होते हैं। तो स्ट्राइक मार देता है। 4 दिन तक हम इसकी खुशामद करते रहते हैं, मैं भी करती रहती हूँ, ओखला में ही रहता है, लेकिन ये हमारा फोन नहीं उठाता। क्या कहता है कि हमारा शेयर दो, हमारा पैसा दो जो चैनल ने कमाया है। चैनल को मात्र $17 मिले होते हैं, लेकिन ये स्ट्राइक नहीं हटाता। भाई आप यकीन करिए 60 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन इसने स्ट्राइक नहीं हटाया। इतना ईमान फरोश है। और हमारी भारतीयों की बदकिस्मती ये है कि इसको कांग्रेस ने टिकट दे रखा है, कांग्रेस ने इसको रख रखा है। यही वजह है हम भारत में मुसलमान है। हमारे साथ ट्रेजेडी है कि भारत में जितने भी मुसलमान लीडर बनते हैं, सिर्फ
ओवैसी साहब को छोड़कर सारे के सारे ज्यादातर गद्दार होते हैं, ये आरएसएस की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। सिर्फ ओवैसी साहब एक ऐसे हैं हैदराबाद के जो प्रॉपर बात करते हैं, जो मुसलमानों को आवाज उठाते हैं, जो मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते हैं। अदरवाइज चाहे हमारे वो ठेकेदारों, मजहब के फर्जी ठेकेदार हो, चाहे हमारे ये रेंटल मुल्ला हो जो आके डिबेट करके हमें जलील करवाते हैं, ये सारे ईमान फरोश हैं, सारे आरएसएस के हैं। तो ये आदमी भी, ये इमरान प्रतापगढ़ी जो आरएसएस का है। और इस पे देखिए यूपी में इस पे 1,40,00,000 का जुर्माना लगा था जब ये एनआरसी में गया था। इसने ना कोई जुर्माना दिया, ना कुछ दिया, ना इस पे एनएसए लगी, और ये अभी तक खुले सांड की तरह से ही घूम रहा है। तो मैं आपके चैनल से भी कहना चाहूंगी इस तरह का लोगों का बाइकआउट होना चाहिए। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे ईमान फरोश मुसलमान का बाइकआउट होना चाहिए, क्योंकि एक दलित इंसान जो पता नहीं कैसे कैसे अपना चैनल खड़ा कर रहा है। दलितों की दुर्दशा भारत में बहुत खराब है, बहुत खराब हालात हैं। उसने कैसे कैसे ये चैनल बनाया होगा, कितने खेत बेचे उसने बेचारे ने, घरों में उसके घर में बिहार में खाने तक को नहीं है, वो चैनल खड़ा, और तू चैनल बंद करने की धमकी दे रहा है। तो बस यही ड्रामा था कि क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मैं जिस तरह मैं ऊपर जा रही हूँ और आवाज बन रही हूँ, तो लोगों के बड़े मड़ोले उठ रहे हैं, खासकर मेरी कम्युनिटी के जो मुसलमान मुनाफिक हैं उनके बड़े पेटों में दर्द हो रहे हैं कि ये क्यों बन रही है। तो वो कुछ ना कुछ ड्रामे करते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्कैंडल करते रहते हैं। तो सारा मसला ये था भाई। बहुत शुक्रिया अहमद साहब प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा आज का जो प्रोग्राम है पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी, CNN पाकिस्तान के फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा।